हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री हब बाय रिद्धि। मैं रिद्धि झा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल हिस्ट्री हब में। एक्चुअली आई वाज नॉट वेल, तो इस कारण मैं क्लास कंटिन्यू नहीं करवा पाई एंड अब क्लास कंटिन्यू चलेगी। जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं उनको ये डाउट होगा कि पता नहीं सिलेबस खत्म होगा या नहीं होगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अप्रैल मंथ में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फर्स्ट पेपर भी और हिस्ट्री का सेकेंड पेपर भी। एंड मई में हम लोग ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। एंड जून में हम लोग एग्जाम देके जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, नो डाउट। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया का, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। वहां पे हम लोगों ने पुर्तगाली पढ़ लिया था, डच पढ़ लिए थे। डच का जो भी कुछ पॉइंट बचा था वो पढ़ते हैं। आफ्टर डेट अंग्रेज, जैन और फ्रांसीसी पढ़ेंगे। उसके बाद कर्नाटक का युद्ध पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हमारा फर्स्ट लेसन क्या हो फिनिश हो जाएगा। हमारा पॉइंट था भारत में स्थापित डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियां। भारत में स्थापित डचों की फैक्ट्रियां। ये ईयर्स जो है वो क्रोनोलॉजी में आ सकते हैं। मसूलीपट्टनम में जो है डचों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? 1605 में की थी, या तो उसकी पहली फैक्ट्री थी। मसूलीपट्टनम में डचों ने, आंध्र प्रदेश में जो मसूलीपट्टनम पड़ता है वहां पर डचों ने 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। वारेन हगे ने किया था ना। पुलिकट में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1610 ईस्वी में की थी। पुलिकट में कब की थी? 1610 ईस्वी में डचों ने। कराईकल में डचों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना 1641 ईस्वी में की थी। कराईकल में कब की थी? 1641 ईस्वी में। चिंसूरा में डचों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना 1653 ईस्वी में की थी। चिंसूरा में कब की थी? 1653 ईस्वी में। कासिम बाजार में 1658 ईस्वी में। पटना में 1658 ईस्वी में और बालासोर में भी 1658 ईस्वी में डचों ने क्या की थी? अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। कब? 1658 में डचों ने कासिम बाजार, पटना और बालासोर में अपनी फैक्ट्री की क्या की थी? स्थापना की थी। कोची में डचों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना 1663 ईस्वी में की थी। नो डाउट, आप लोग ये नोट कर लें और याद करें। अगर आप लोग चाहे तो ये बुक भी ले सकते हैं, परीक्षावाणी, मॉडर्न इंडिया के लिए परीक्षावाणी। बहुत ही सफिशिएंट बुक है और यहाँ से बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ये बुक लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं और मेरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट पोर्टो नोवा। डचों का जो केंद्र था, डचों की जो फैक्ट्रियां थी उसमें कुछ केंद्र की कुछ विशेषता थी, उसके बारे में जानते हैं। पोर्टो नोवा जो था, पोर्टो नोवो एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। पोर्टो नोवो क्या था? एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। मसूलीपट्टनम और सूरत से डचों द्वारा नील निर्यात किया जाता था। मसूलीपट्टनम और सूरत से डचों द्वारा नील निर्यात किया जाता था। पोर्टो नोवो जो था वो कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। मसूलीपट्टनम और सूरत नील निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। गॉट इट? भरोच बंदरगाह से कपड़े निर्यात किए जाते थे। भरोच बंदरगाह से भी कपड़े निर्यात किए जाते थे। पुलिकट में डच अपने स्वर्ण पेगोड़ा ढालते थे। पुलिकट में डच जो थे वो अपने स्वर्ण पेगोड़ा यानी कि सिक्के ढालते थे। डचों द्वारा स्वर्ण पेगोड़ा या सिक्के कहाँ ढाले जाते थे? पुलिकट में। नागल वाचे और पाल कोल्लू नील के उत्पादन और कपड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध थे। दो जगह है, नागल वाचे और पाल कोल्लू, ये दोनों जो थे वो नील के उत्पादन और कपड़े की रंगाई के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। मद्रास में स्थित सदरसपत्तम उत्कृष्ट प्रकार के कपड़ों के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। मद्रास में एक जगह है सदरसपत्तम, ये डच के काल में उत्कृष्ट प्रकार के कपड़े उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। गॉट इट? बंगाल से डचों द्वारा निर्यात क्या सब किए जाते थे वो देखिए। सूती कपड़ा, रेशम, अफीम और सोरा। और भारत से निर्यात किए जाते थे नील,
सोरा, मसाले, कच्चा रेशम, सीसा, अफीम आदि। डचों द्वारा कोरोमंडल के बंदरगाह से बैटम और बेटेविया को विशेष प्रकार के बुने हुए वस्त्र निर्यात किए जाते थे। डच जो थे वो कोरोमंडल के बंदरगाह से बैटम और बेटेविया को विशेष प्रकार के बुने हुए वस्त्र को निर्यात करते थे। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। डच कंपनियों के निर्देशकों को भद्रजन, ये कितना हो गया 17, भद्रजन 17वां कहा जाता था। डच कंपनी के जो निर्देशक होते थे उसको भद्रजन 17वां कहा जाता था। तो यहाँ पे हमारा डच जो है वो फिनिश हो गया। हम लोगों ने पुर्तगाली पढ़ लिया, डच पढ़ लिया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा अंग्रेज। आगे हम अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। तो अंग्रेज में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जो था वो जॉन मिल्टन हॉल था। जॉन मिल्टन हॉल, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्टन हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में भारत आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्टन हॉल था, जो कि स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1597 ईस्वी में। जॉन मिल्टन हॉल पहला अंग्रेज यात्री था जो भारत आया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1599 ईस्वी में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की। अंग्रेजों ने क्या किया? पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देश में भारत भी आते हैं, उसके साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी की क्या की? स्थापना की। कब? 1599 ईस्वी में। 1599 ईस्वी में पूर्वी देशों के साथ, कौन से देशों के साथ? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने, किसने? अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की। उसे ही हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599 ईस्वी में, जिसमें कुल कितने थे सदस्य? 217 व्यापारी थे और महारानी एलिजाबेथ जो थी वो उसके हिस्सेदारों में से एक थी। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि 1599 ईस्वी में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी एक कंपनी की स्थापना की। उस कंपनी में कुल 217 व्यापारी थे और महारानी एलिजाबेथ जो थी वो इस कंपनी से हिस्सेदारों में से एक थी, महारानी एलिजाबेथ। 1 दिसंबर, नेक्स्ट पॉइंट है 1 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान देकर इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की और इसी फरमान को चार्टर अधिनियम कहा जाता है। 1599 में कंपनी की स्थापना हुई। आफ्टर दैट 1 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक शाही फरमान देकर इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए ही पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली। जो अनुमति किसने दी थी? महारानी एलिजाबेथ ने दी थी। अनुमति मिली और इसी फरमान को चार्टर अधिनियम कहा गया है। इस फरमान को क्या कहा गया है? चार्टर अधिनियम। 1 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने एक शाही फरमान के द्वारा इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी, जिसे ही चार्टर अधिनियम कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये जो कंपनी बनी इसको चलाने के लिए 26 सदस्यों को मिलाकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निर्देशक मंडल का क्या किया गया? गठन किया गया। अब ये जो कंपनी बना है इसको चलाने के लिए भी तो एक संस्था होनी चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। तो इसके लिए 26 सदस्यों को मिलाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस सब के ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निर्देशक मंडल के बारे में जब हम लोग भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल से इस चीज को पढ़ेंगे। इनमें से एक निर्देशक
और एक उपनिर्देशक होते थे। ये जो 26 सदस्य बनाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए, उसमें से एक निर्देशक होते थे, एक उपनिर्देशक होते थे और बाकी जो 24 थे वो इसके सदस्य थे। ओके, 26 सदस्यों को मिलाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निर्देशक मंडल का गठन किया गया, जिसमें से एक निर्देशक मंडल और एक उपनिर्देशक मंडल होते थे। और व्यापारी इसमें कुल 217 थे और इसको चलाने के लिए 26 सदस्यों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, निर्देशक मंडल। ओके, नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहली समुद्री यात्रा 1601 से 3 में की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहली समुद्री यात्रा कब की गई? 1601 से 1603 में की गई। कंपनी ने 1608 में सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित की। कब? 1608 में। अंग्रेजों ने, कंपनी ने या अंग्रेजों ने 1608 में सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित की। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? सूरत में। कब स्थापित की? 1608 में। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शाही कृपा दृष्टि पाने के लिए कंपनी ने राजा जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में भारत भेजा, जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। उस समय जो था वो भारत में मुगल वंश जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पे था। रिसेंटली ही अकबर का देहांत हुआ था। अकबर 1605 में अकबर की मृत्यु हुई और उसके बाद जहांगीर जो था वो शासक बना। तो जहांगीर उस समय शासक बना, तो अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि हम वहां की शाही कृपा दृष्टि पाए, वहां का जो मुगल शासक है उसके अनुमति से ही भारत में कोई भी कारखाना लगाए, कोई भी फैक्ट्री लगाए। तो इसके लिए क्या किया कंपनी ने? जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में आया तो किस ब्रिटिश शासक के पत्र के साथ आया? तो जेम्स प्रथम के पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में भारत भेजा। कब भारत भेजा? 1608 ईस्वी में, जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और हॉकिंस जो था वो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। किसका पत्र लेकर आया था हॉकिंस? जेम्स प्रथम का। 1608 ईस्वी में आया था, लेकिन 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। यहाँ पे एक एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है कि हॉकिंस समुद्री मार्ग से हेक्टर नामक जहाज से आया था। हॉकिंस किस चीज से आया था? हेक्टर या रेड ड्रैगन। हॉकिंस जो था वो समुद्री मार्ग से आया था, हेक्टर या रेड ड्रैगन नामक जहाज से। ओके, किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। किसका पत्र लेकर आया था? जेम्स द्वितीय के। कब चला था वहां से? 1608। जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा? 1609। किससे आया था? रेड ड्रैगन से या फिर हेक्टर से नामक किस मार्ग से आया था? समुद्री मार्ग से। गॉट इट? ये हॉकिंस जो था ये तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। कौन कौन भाषा का? तुर्की और फारसी भाषा का क्या था? ज्ञाता था। जहांगीर ने मित्र के तरह स्वागत किया। वह उसे 400 का मनसब, एक जागीर और खान की उपाधि दी। जहांगीर जो था वो हॉकिंस का मित्र के तरह स्वागत किया और उसे क्या सब दिया? याद रखने की चीज है। 400 का मनसब दिया, एक जागीर दी और खान की उपाधि दी। गॉट इट? जहांगीर जो था वो हॉकिंस का मित्र के तरह स्वागत किया, 400 का मनसब दिया, एक जागीर दी और खान की क्या दी? उपाधि दी। बादशाह से सूरत में कंपनी खोलने की आज्ञा प्राप्त कर ली। और हॉकिंस जो था वो थोड़ी समय के लिए बाद जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा भी प्राप्त कर ली। लेकिन उस समय दरबार में पुर्तगालियों का बोलबाला अधिक था, तो पुर्तगाली प्रतिद्वंदी होने के कारण वह जो अनुमति जो प्राप्त की थी जहांगीर से, वह जल्द ही क्या हो गई? रद्द हो गई। ठीक है, तो हॉकिंस ने जो आज्ञा प्राप्त की थी फैक्ट्री लगाने की सूरत में, वह शीघ्र ही रद्द हो गई और हॉकिंस जो था वो 1611 ईस्वी में इंग्लैंड लौट गया। हॉकिंस कब लौट गया? 1611 ईस्वी में। हॉकिंस इन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे
कि यह जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में आया। 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। रेड ड्रैगन नामक जहाज से आया था और जहांगीर वह तुर्की और फारसी का ज्ञाता था। जहांगीर ने उसका मित्र की तरह स्वागत किया। 400 का मनसब, एक जागीर और खान की उपाधि दी। उसने सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली, लेकिन पुर्तगाली प्रतिद्वंदी के कारण जो था अनुमति शीघ्र ही रद्द हो गई और वह निराश होकर 1611 ईस्वी में इंग्लैंड को क्या हो गया, लौट गया। 1611 ईस्वी में क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। नेक्स्ट है 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी रूप से एक कोठी स्थापित करने की अनुमति दी। 1613 में, कब? अस्थायी रूप से। ये जो 1608 में हुआ था ना, सूरत में एक कोठी की स्थापना, वो अस्थायी रूप से हुआ था। जहांगीर ने 1613 में अंग्रेजों को एक अस्थायी रूप से कोठी स्थापित करने की अनुमति दी। आगे सर टॉमस रो आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। जब हॉकिंस चले गए, हॉकिंस कब चले गए थे? 1611 ईस्वी में जब हॉकिंस चले गए तो 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने जो है टॉमस रो को भेजा। किसे भेजा? दूसरा ये मुगल यात्री अंग्रेज यात्री था टॉमस रो। टॉमस रो 3 वर्ष तक एक मान्य राजदूत के रूप में अजमेर, मांडू व इलाहाबाद में रहा। टॉमस रो जो था वो 3 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक अजमेर, मांडू व इलाहाबाद में रहा। टॉमस रो को वो जितना चाहता था उतना तो नहीं, यानी कि आशा के अनुरूप तो नहीं, किंतु कुछ नगरों में उसे कोठियां स्थापित करने की अनुमति जो है वो दी गई। जितना वो चाहता था उतना नहीं, लेकिन कुछ नगरों में उसे कोठियां स्थापित करने की अनुमति दी गई। और जब उसे अनुमति मिल गई तो 1618 ईस्वी में जो है वो चला गया। 1618 ईस्वी में मिल गई और 1618 में ही वो चला भी गया था। अंग्रेजों ने 1623 में सूरत, भरूच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, आगरा, यहाँ पे आगरा होगा, आगरा, अजमेर में कोठियां स्थापित कर ली थी। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है कि अंग्रेजों ने 1623 तक कहाँ अपनी कोठियां स्थापित कर ली थी, और ये सब क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है। तो अंग्रेजों ने 1623 तक, रिपीट विथ मी, सूरत, भरूच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, आगरा, अजमेर में कोठियां स्थापित कर ली थी। कहाँ? सूरत, भरूच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, आगरा और अजमेर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास नगर की स्थापना की। मद्रास नगर की स्थापना कब की थी? 1640 ईस्वी में, और वहां पर एक सुदृढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया जिसका नाम था सेंट जॉर्ज का किला। 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास नगर की स्थापना की और वहां पे एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम था सेंट जॉर्ज का किला। नेक्स्ट पॉइंट है 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में एक कोठी खोली गई। किसके नेतृत्व में? ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में एक कोठी खोली गई। हुगली के बाद काशिम बाजार, पटना व राजमहल में अंग्रेजों ने अपनी कोठी खोली। कहाँ पे? हुगली के बाद सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने बंगाल में हुगली में अपनी कोठी खोली, जो कि 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में खोला गया था। हुगली के बाद अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना व राजमहल में अपनी कोठी जो है वो खोली। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1667 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हुए फरमान जारी किया। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा कब प्रदान की? 1667 ईस्वी में एक फरमान के साथ व्यापार करने की सुविधा प्रदान की। हम लोग जैसा जानते हैं कि 1599 में कंपनी की स्थापना हुई थी और 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने जो है वो 15 वर्ष के लिए
पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट 1661 ईस्वी में क्या होता है कि चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को नया आज्ञा पत्र प्रदान किया, और उस नया आज्ञा पत्र में क्या था कि कंपनी को मुद्रा ढालने, वो अपना मुद्रा भी अब ढाल सकता था, यानी कि रुपए भी अपना इशू करवा सकता था, किला बनाने, न्याय करने तथा गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का भी अधिकार उसे दे दिया गया था। किला बनाने, न्याय करने और गैर ईसाई राज्यों के साथ भी वो संधि कर सकते थे। तो ऐसा अधिकार इनको 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने दिया। अब जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1661 में ही चार्ल्स द्वितीय का जो है वो विवाह हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ, और फिर जो है और इसे मुंबई जो है वो दहेज में मिला था। तो चार्ल्स द्वितीय ने का जो बम्बई जो दहेज में मिला था उसको इसने क्या किया, 1668 ईस्वी में 10 पाउंड किराए पर, कितने किराए पर, 10 पाउंड के किराए पर। हमें एक एक फैक्ट याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन कम और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो हमें फैक्ट याद रखनी है। यहाँ पे अगर 20 पाउंड कर दे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और हमको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा ना, तभी हम सिंपल चीजों को याद रख पाएंगे, तभी हम एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही टिक कर पाएंगे। तो 1668 ईस्वी में चार्ल्स, क्या नाम था उसका, चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 10 पाउंड किराए खर्च कर ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के किराए पर, कि उसे 10 पाउंड किराया मिलेगा, और ऐसा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई जो था वो दे दिया। किसने, चार्ल्स द्वितीय ने। चार्ल्स द्वितीय के पास बंबई कहाँ से आया था, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी किया था, तो उसे वो दहेज के रूप में मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मुख्यालय जो है वो सूरत से बंबई लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से बंबई कब लाया, 1687 ईस्वी में। ओके, 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो मुख्यालय अपना सूरत से बंबई लाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अंग्रेजों का कुछ पॉइंट है, इन्होंने कोलकाता की स्थापना कैसे की, और एक जो है वो फर्रुखसियर के बारे में एक पॉइंट है, कुछ 1-2 पॉइंट है अंग्रेजों के बारे में। डेन बहुत ही छोटा सा इतू सा है, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फ्रांसीसी है, और फ्रांसीसी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी पढ़ लेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में कर्नाटक का युद्ध पढ़ लेंगे। देन हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, देन हम लोग सेकेंड लेसन पे जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे संडे होगा ना, तो संडे को आपको ना पूरा वीक का प्लान मिल जाएगा कि इस वीक हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं। तो जो भी मेरे साथ पढ़ेंगे उनका भी एक माइंड मैपिंग हो जाएगा कि हाँ हम ये सब चीज पढ़ेंगे इस वीक में, और उनको भी पता चलेगा कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। एंड बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Like, share, subscribe. Thank you so much. Thank you.